नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दो दिवसीय संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आज से। सरकारी भवनों में आयोजित हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। मुंबई में ईडी की 4 ठिकानों पर छापेमारी, 91.5 किलो मिला सोना। लखीमपुर में 2 बेटियों की हत्या, दोनों के शव पेड़ पर मिले लटके। मथुरा पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। गोरखपुर में रेलवे की परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा। और अब खबरों की शुरुआत गोरखपुर से करते हैं। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्याओं से पलायन की आज्ञा नहीं देती है। समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्या को हमें अपनी खुद की समस्या मानना होगा। उन्होंने कहा कि हमें खुद को हर चुनौती से निरंतर जूझने के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि समस्याओं से पलायन करने वाले, उनसे मुंह मोड़ने वाले जन विश्वास खो देते हैं और पलायन करने वालों को वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी माफ नहीं करती। सीएम योगी युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं बता दें कि तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन बुधवार को महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और श्रद्धांजलि समारोह में अपने भावों को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरक्ष पीठ के पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने धर्म, समाज और राष्ट्र की समस्याओं से पलायन न करने का आदर्श स्थापित किया। आज जिस दिशा में सभी लोग मिलकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह हर एक क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाएगा। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की इस यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की इस यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मथुरा में चल रही अनैतिक देह व्यापार की खबर से जहां एक तरफ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वहीं स्थानीय नागरिक भी अपने आप को ऐसी घटनाओं से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव के चार्ज संभालने के बाद स्थानीय लोगों को लगा क्यों ना एक बार फिर से इसकी शिकायत कप्तान साहब से की जाए, और उन्हें उनसे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि वो इस धार्मिक महत्व वाली ब्रज धाम की छवि को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसके मान सम्मान को बरकरार बनाए रखेंगे। और इसी क्रम में मंगलवार रात्रि एक गोपनीय सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव ने पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता को निर्देशित करते हुए एक गोपनीय रणनीति बनाकर देह व्यापार करने वाले होटलों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। और मंगलवार देर रात थाना कोतवाली पुलिस ने पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता के नेतृत्व में छाता बरसाना चौराहे के समीप स्थित ब्रजभूमि ढाबा पर छापेमारी की कार्रवाई की, और जहां उन्हें अलग अलग कमरों से 3 कॉल गर्ल मिली। बता दें कि जो कि झारखंड व मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और लंबे समय से यहां आकर अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रही थी। और वहीं मौके से 4 ग्राहक भागे जाने में सफल हुए और पुलिस ने इस देह व्यापार के धंधे को कराने के आरोप में होटल संचालकों सहित वहां के कर्मचारियों को भी पकड़ा है।
शासन से आदेश मिलने के बाद यूपी के अलग अलग जिलों में मदरसों के सर्वे का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि मेरठ में भी संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में तहसीलों के एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 11 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपनी है। फिर डीएम के माध्यम से 25 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट शासन को भेजनी है। बता दें कि यूपी में पहली बार हो रहे मदरसों के सर्वे में उन मदरसों का सर्वे होना है जिनका रजिस्ट्रेशन ना तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में है और ना ही बेसिक शिक्षा विभाग में है। बता दें कि मेरठ में अभी मदरसों का सर्वे शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल मदरसों का डाटाबेस तैयार हो रहा है, यानी कि उन मदरसों की सूची तैयार हो रही है जिनका पंजीकरण नहीं है। देखिए, एक चीज़ है जो मदरसों का सर्वे है, एक शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें दो चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होना है। इसमें 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं जिस पर एक रिपोर्ट तैयार करके 25 अक्टूबर तक शासन को भेजी जानी है। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं उनका सर्वे कार्य करना है, और इस तरह का सर्वे 11 जो निर्धारित बिंदु हैं उन पर सर्वे करते हुए रिपोर्ट हम 25 अक्टूबर तक भेजेंगे। गोरखपुर में एक लोको पायलट जो कि ट्रेन चलाने के साथ ही सॉल्वर गैंग को भी चलाने का कार्य कर रहा था, और गोरखपुर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बीच पुलिस और स्वाट टीम ने एक सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले इस गैंग को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है, और पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि एक बड़े सॉल्वर गैंग के 4 मुन्ना भाई को पकड़ा गया है, जिसमें पंकज कुमार फर्जी आधार कार्ड व फर्जी प्रवेश पत्र मिक्सिंग कर फोटो को बदल देता है, फिर उसी जगह दूसरे को परीक्षा दिलाता था। जनपद की स्वाट टीम को एक सफलता मिली। इन्होंने नौसड़ में हो रहे स्वास्थ्य ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पे जो ऑनलाइन सॉल्वर्स के गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। एक जो पंकज नाम का व्यक्ति था वो दीपचंद नामक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ कर परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा 2 अन्य उसके सहयोगी थे। एक श्री राम नामक व्यक्ति जो कि एक लोको पायलट है आगरा का, और 10 लाख रुपए लेता है प्रति कैंडिडेट से। दोस्ती किसी बंधन की मोहताज नहीं है। दोस्ती मानव से मानव के बीच हो सकती है। पालतू कुत्ते और इंसान के बीच दोस्ती भी आपने सुनी होगी, मगर खतरनाक जीव से दोस्ती की आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो 100% सही है। बता दें कि ये दोस्ती एक गौवंशीय सांड और युवक के बीच की है, और युवक का नाम कुश शर्मा है, जबकि सांड को आप सांड या नंदी नाम से पुकार सकते हैं। बेमिसाल दोस्ती गुन्नौर थाने के कस्बा बबराला में स्टेशन रोड की है। बता दें कि सांड जितनी बार इस रोड से निकलता है आधा घंटा युवक की दुकान पर रुक जाता है, और जहां खतरनाक सांड को सहलाते कुछ खिलाते पिलाते युवक को देखा जा सकता है तस्वीर में। यूं तो सांड प्रकृति से गुस्सैल समझे जाते हैं, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं कि कब सांड का पारा चढ़ जाए और वो किसी को उठाकर पटक दे। सांड के बारे में यही धारणा है, मगर यहाँ युवक और सांड की दोस्ती दूसरे कुर्बान है। और इतना ही नहीं, सांड कुश के परिवार वालों के साथ भी इतना ही मिलजुल कर रहता है। बता दें कि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ता, और भले ही साल भर से युवक और सांड की दोस्ती परवान चढ़ रही हो, मगर हम तो यही कहेंगे कि इस तरह बेमेल दोस्ती ना करे। सांड तो सांड है, जितने एक बार भी उठाकर पटक दिया तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये हम देख रहे हैं एक सांड है आपके पास में, ये रोज यहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। तो कब से कैसे दोस्ती है? सांड तो बड़ा खतरनाक होता है, मार भी देता है। ना ऐसे नहीं मारेगा, दोस्त है ये अपना। तो कब से दोस्ती है आपकी? ये हो गया लगभग मेरे को 1 साल के करीब हो गया।
तो कब ये बुलाते हैं तब आता है, अपने आप आ जाता अपने है? आप आ जाता है। कै बार आता है दिन ये में? जब भी निकलेगा यहाँ से तो आ जाएगा अपने आप। थोड़ी देर यहाँ रुकता तो ही जाता है। तो क्या खिलाते हैं इसको आप? तो कभी रोटी, कभी ब्रेड, कभी पापे, कभी कुछ। सारा खिलाते हैं, डर नहीं लगता आपको? और अब खबर है आगरा से। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के उठसाना गांव में घरेलू विवाद के चलते महिला की पिटाई का आरोप ससुराल वालियों पर लगा है। और इतना ही नहीं, महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है, जिसकी लिखित तहरीर थाने में दी गई है। आपको बता दें कि आगरा जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव उठसाना में घरेलू विवाद के चलते सास ससुर तथा देवर ने महिला सोनी देवी को जमकर पीट दिया और ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और पीड़ित महिला ने थाने में लिखी तहरीर में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। यदि आप गूगल पे या फिर फोन पे चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपको अपनों का दुश्मन बना सकता है और जानलेवा साबित भी हो सकता है। पीलीभीत से आ रही खबर तो यही कह रही है। पीलीभीत में 2 दिन पहले गायब हुआ एक युवक गंभीर अवस्था में बेहोशी की हालत में सिद्ध बाबा के जंगल में मिला और इस मामले में उसके दोस्तों ने ही पैसों के लालच में युवक की हत्या की प्लानिंग बनाई थी और डंडे से घायल कर युवक को मरा समझकर मौका पाकर फरार हो गए और युवक का फोन छीनकर फोन पे से अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर भी कर लिया। और इस मामले में पुलिस ने जिला बरेली के थाना भूता क्षेत्र में 2 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर चालान भी कर दिया है। दरअसल 12 सितंबर को थाना दियोरिया क्षेत्र के ग्राम जमुनिया महुआ का रहने वाला एवन कुमार लापता हो गया था, जिसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और इस मामले में पुलिस ने सर्विलांस के जरिए खुलासा कर दिया और एवन को घायल अवस्था में बरामद कर लिया गया है। दरअसल कुछ समय पहले एवन कुमार व दीपक शर्मा हरियाणा में मजदूरी करते थे और एवन के पिता की मृत्यु होने पर बीमे का रुपया एवन के खाते में आया था। और एक दिन एवन फोन पे से रिचार्ज कर रहा था, तभी दीपक शर्मा ने फोन पे का पिन देख लिया और साथ ही दीपक शर्मा को ये भी पता चल गया कि खाते में 75,000 रुपए हैं। और कुछ दिन पहले ही एवन पीलीभीत आ गया, जिसके बाद दीपक शर्मा ने फोन कर एवन को बुलाया और अपने दोस्त विपिन के साथ सिद्ध बाबा मंदिर में जाकर एवन का फोन चुरा लिया और एवन के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। और आरोपी एवन को मरा समझकर फरार हो गए और साथ ही आरोपियों ने फोन पे से रुपए भी ट्रांसफर कर लिए। और पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दीपक शर्मा और विपिन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर न्यायालय भेजा है। वहीं एवन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 सितंबर को रात में लगभग 9:30 बजे 112 नंबर सूचना मिली कि उसके भाई देवर ने सूचना दी कि उसके भाई एवन सुबह से लापता है, उसे कोई मोबाइल बन जा रहा है कि सूचना नहीं मिल रही। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें 4 टीम बनाई गई, एसओजी को भी इसमें शामिल किया गया और रात्रि में ही इसकी जो तलाश शुरू की गई और लोगों से पूछताछ की गई। पर पता चला कि दीपक नाम का जो उसका दोस्त है, ये इसको देखा गया इसके साथ में। फिर और तलाश की गई और लोगों से बातचीत की गई, इसके फ़ोन भी मिलाया गया। तो जब ये फ़ोन से बात वार्ता हो रही थी तो कई बार ऐसी घंटे दीपक की घंटे जा रही थी, लेकिन एवन का मोबाइल बंद था। इसी को टीम को लेकर जब उसके सभी जगह तलाश की गई, पूछताछ की गई, तो सुबह करीब लगभग 8:20 बजे कसकवा के जंगल में एवन जो है घायल अवस्था में पाया गया। संत कबीर नगर में पिता पुत्र के डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए फरसा और चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी को जेल भेजकर अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के इमलीडीहा गांव में खेत में पिता पुत्र पानी चला रहे थे और देर होने के कारण वहीं सो गए थे, जिनकी भनक हत्यारों को हुई। तो योजना के अनुसार हत्यारों ने पिता गणेश और पुत्र धर्मवीर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था। और वहीं मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए थे और पुलिस अभियुक्तों की तलाश के साथ ही हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। और इस मामले में पुलिस की कई टीमें भी वहां लगी थी। आखिरकार कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुख्य अभियुक्त अनुज को फरसा और चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अभियुक्त अनुज ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी और जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। और अभियुक्त अनुज ने अपनी मां की बेइज्जती होने की बात बताई और जिस कारण उसने पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया।
ये 17-18 अगस्त की रात्रि में ग्राम इमिलिया थाना फैलाबाद में चौकी तमेश्वर नगर यहाँ पे एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। इसमें घटना में जो हलाकत था उसके साथ गिरफ्तार किया गया था निशानदेही पे अनुज चौहान है, पुत्र नंदलाल चौहान, और उनके मित्र हैं राजा बेलदार, निरंजन चौहान, अभय यादव, ये लोग इसमें हैं। और नंदलाल चौहान संभल में अवैध अस्पतालों की संख्या पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बहजोई क्षेत्र में एक अस्पताल को नोडल अधिकारी द्वारा सीज कराया गया है जो जीएनएम द्वारा संचालित किया जा रहा था। बता दें कि अस्पताल सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। जनपद संभल के थाना बहजोई स्थित सदतबाड़ी रोड पर शिव हरि नर्सिंग होम संचालित हो रहा था और इस किसी आम नागरिक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम जहां से शिकायत मिली थी। आम नागरिक की शिकायत पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए सीएमओ तरन्नुम जहां ने नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार को मौके पर भेजकर मुआवना कराया, जिसमें डॉक्टर संतोष कुमार ने पाया कि जीएनएम द्वारा अस्पताल संचालित किया जा रहा है जिसमें ऑपरेशन करने की चेयर के साथ इंस्ट्रूमेंट भी हैं और जबकि अस्पताल में कोई डॉक्टर है ही नहीं और इसी को देखते हुए अस्पताल को सीज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है। आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या किसी ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि ये लोग सीधे मतलब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चैलेंज करते हैं कि हम सीधे उनको पैसे देते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो शिवहरि नर्सिंग होम है इसकी जो संचालिका हैं राजेश, वो पत्नी सनाप, वो पत्नी अमित और ये जेएनएम के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने इनके जो हस्बैंड हैं ने खुद ही बताया कि मेरी पत्नी जेएनएम है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सीधे आदेश था उसको सील करके और कानूनी कार्रवाई जो भी है नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो इसको अस्पताल सील कर दिया गया है, बाकी जो आगे की नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक सिटकहा के शाखा प्रबंध के कथित रूप से अनैतिक कृत्यों के खिलाफ क्षेत्र की महिलाओं ने बैंक शाखा पर जमकर प्रदर्शन किया है और वहीं बैंक सखी की जिम्मेदारी संभाला रही एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर शाखा प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक की सिटकहा शाखा पर दर्जनों महिलाओं का जमावड़ा लगने लगा। बता दें कि बैंक खुलते ही महिलाओं ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और महिलाओं के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आक्रोशित महिलाओं को समझाने का प्रयास किया तो महिलाओं ने शाखा प्रबंधक पर अनैतिक और गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी। महिलाओं का आरोप है कि एक फाइनेंस एजेंट के साथ मिलकर शाखा प्रबंधक ने बैंक को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। उधर ग्राम परसादीपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को शाखा प्रबंधक के खिलाफ तहरीर सौंपी और महिला का आरोप है कि उसे खंड विकास अधिकारी नाथनगर द्वारा पीएनबी सिटकहा पर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का खाता खुलवाने के लिए बैंक सखी के रूप में तैनात किया गया है और वही महिला ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक कार्य के दौरान शराब का सेवन किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं ने आरोप लगाया कि उससे जबरिया पानी मांगकर शराब पीते हैं और उसको भी शराब पीने के लिए दबाव डाला जाता है। कहाँ पे हैं, क्या मामला है ये? सर मेरा नाम रेखा है, मैं पीएनबी बैंक सिटकहा पर आई हूँ। मैं यहाँ बैंक सखी के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ के ब्रांच मैनेजर रविनाथ मिश्रा जी जो हैं ये हमारे साथ बदतमीजी किए, हमको बैंक से निकाल दिए और बोले मैडम मैं ऐसी बैंक सखी को मैं नहीं रख सकता, मैं ऐसी बैंक सखी को रखना चाहता हूँ जो सुंदर हो, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करे। वो दिन में दारू पीते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे बैंक का काम समूह का जो काम मिला है वो बैंक में 3 दिन हफ्ते में करना है, 3 दिन बैंक में करना, 3 दिन फील्ड में। इसके अलावा मैनेजर हमें ज़बरदस्ती ब्रांच में हफ्ते भर ड्यूटी करवाए हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 7-8 बजे तक रोकते थे जब तक बैंक का काम पूरा नहीं हो जाता। मैं जब ऑब्जेक्शन की कि सर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे NRLM रखा है, इतने दिन मुझे फील्ड में काम करना है और इतने दिन मुझे बैंक में काम करना, तो मुझे ब्रांच से निकाल दिए और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए हैं कि ये महिलाओं से पैसा लेती हैं। जबकि रविनाथ मिश्रा जी ने खुद मुझसे कहा था कि मैडम 1000 महिलाओं से लो तभी खाता खोलेंगे, 800 आप लीजिए, 200 आप लीजिए, 800 हमें दीजिए। सर ऐसा हम नहीं किए, तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुझे बैंक से निकाल
निकाल दिए। अगर महिलाएं हमें पैसा दी हैं तो ये महिलाओं को बुलाएं और महिलाओं का वीडियो बनवाएं या सर के सामने उसको प्रूफ करें। और अब खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव मतदाता सूची संहिता प्रक्रिया न अपनाने के चलते स्थगित कर दिया। बता दें कि इसके साथ ही रजिस्ट्रार ने चुनाव कराने के लिए कमेटी भी गठित की है। वहीं एएमयू प्रशासन द्वारा कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक चुनाव कराने की तैयारी की गई है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सह कुलपति को छात्र कल्याण कमेटी का पद दे दिया गया है। और जानकारों का कहना है कि छात्र कल्याण कमेटी का पद सह कुलपति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुलपति की गैर मौजूदगी में सह कुलपति कार्यभार संभालते हैं। बता दें कि 31 अगस्त में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से डीन छात्र कल्याण कमेटी प्रोफेसर मुजाहिद बेग को मुख्य चुनाव अधिकारी नामित किया गया था। उन्होंने 3 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया निर्धारित की थी, जिनमें 3 सितंबर को मतदाताओं की सूची प्रदर्शित की जानी थी और 5 सितंबर को नए मतदाता, 6 सितंबर को संशोधित सूची प्रकाशित होनी थी और 7 सितंबर को अध्यक्ष सहित सभी पदों पर नामांकन होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 12 सितंबर को नामांकन किया गया और उसमें अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर चांदनी बी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि उन्होंने ही नामांकन किया था। जबकि 10 लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर चुन लिए गए और सचिव और संयुक्त सचिव पद पर 15 सितंबर को चुनाव होना था। अब बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षक संघ चुनाव के मामले में 4 सदस्य कमेटी बनाई, जो पूर्व में शिक्षक संघ के सचिव रह चुके हैं और उनसे 3 दिन में संवैधानिक तरीके से चुनाव कराने की रिपोर्ट भी मांगी गई है। और कमेटी में डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान खान व प्रोफेसर आफ्ताब आलम शामिल हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव में इसको सुचारू ढंग से कराने के लिए प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी और जो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और अब आगे जो इसका चुनाव प्रक्रिया जो होगी वो संवैधानिक तरीके से, और ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है इसमें एस सेक्रेटरी हैं मोटा के, आपके चारों जो हैं सेक्रेटरी हैं मोटा के, वो लोग रहेंगे, उनकी 3 सदस्य। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।